सर कर दिए। अच्छा जी, अब आ गया, ठीक आ गया। अच्छा जी, स्टूडेंट्स डेफिनेटली परफॉर्म करके आ रहे होंगे। इसका रिजल्ट लेक्चर के बाद शेयर होगा। लास्ट टाइम हम लेक्चर पे थे और मैंने लेक्चर भी शेयर कर दिया था, और हम डिज़ाइन अप्रोचेस या डिज़ाइन के वाले से बात कर रहे थे, और डिज़ाइन के कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ी, फिर डिज़ाइन का एक आर्टिकल पढ़ा, इंटरफेस डिज़ाइन व्हेन यू डोंट नो हाउ। जब आपको कुछ भी पता हो ना इंटरफेस के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, इंटरफेस के, तो वो आर्टिकल आपको कुछ हेल्प आउट कर सकता है। और जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, सारी कोर्स प्रॉपर तरीके से इंटरफेस और सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप प्रॉपर उन चीज़ों को डिज़ाइन करते वक्त अपनी एप्लीकेशन के लेआउट्स वगैरह को फॉलो किया करें। अच्छा, अब इसमें से जो कुछ समझ लें बेसिक सी चीज़ होगी या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वो मैं इसको स्किप करूँगा, आगे मूव भी करूँगा। तो एनालिसिस फेज़ में लास्ट टाइम मैंने भी लेक्चर यहीं पर ख़त्म किया था कि नीड एनालिसिस होना चाहिए, फिर यूज़र एनालिसिस होना चाहिए, और फिर टास्क एनालिसिस। तो एचसीआई में भी मैं पहले प्रोजेक्ट्स बनवाता था और उसके भी फेजेस होते थे, और हर फेज़ में अपना अपना काम अपने तरीके से करता था। बट यहाँ पर मैंने फिर एचसीआई में प्रोजेक्ट्स ही रखा, मगर फिर मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स और इन चीज़ों पर स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ। तो शुरू की कुछ चैप्टर्स में मैंने असाइनमेंट्स नहीं दिया, आपके साथ ज़रा फ्रेंडली लेके चलते रहे, एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहे, ना सिर्फ आपके साथ, इवनिंग वालों के साथ भी इस तरह। बट अब जो है मैं एक्टिविटी, टास्क, क्विजेज और पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ ताकि एंड तक ये सारी चीज़ें चलें। तो टास्क एनालिसिस की बात करते हैं। टास्क उसी तरह जिस तरह कोई एक्टिविटी है, उसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। जिस तरह आप यूएमएल में जो यूज़ केस जो है वो बना देते हैं किसी फंक्शनल फीचर का, ये टास्क एनालिसिस उसी तरह ही है कि किस स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टास्क एनालिसिस के अंदर जब आप टास्क को एक्वायर कर रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं फ्रॉम द यूज़र, तो आप कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके आप टास्क को नोट डाउन करते हैं। जिस तरह वही रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन टेक्निक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि आप इंटरव्यू करके, क्वेश्चनर करके, ऑब्जर्वेशन करके, तो डिफरेंट टेक्निक्स को आप अप्लाई करके टास्क को नोट डाउन कर रहे होते हैं कि ये टास्क क्या है, किस तरह ये परफॉर्म करते हैं। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी टर्म है ऐसी है कि कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी का मतलब यही है कि आप ऑब्जर्व करें। इट्स जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वेशन टेक्निक। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन वहाँ पर यूज़ करते थे, यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी टर्म यूज़ करें। Spending the time with the actual user, और how they are using the actual task, वो किस तरह एक्चुअल काम कर रहे हैं। ये आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, जो P1 में 7 सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऑब्जर्व नहीं करते कि इस तरह के सिस्टम जहाँ पर हैं या जो जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर फिजिकली वहाँ पर नहीं मॉनिटर कर पाते, तो आप फिर भी उनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसको देखें। अब देखें कि अब मैं लेक्चर के एंड में ज़ाहिर बात 4:10 पे ये जूम का सेशन एक ख़त्म होगा, और 4:15 पे दूसरा सेशन ख़त्म होगा। तो अब देखें कि सिर्फ पार्टिसिपेंट की तादाद 13 है। तो ये एक्टिविटीज़ बाज़ औक़ात इसलिए कराई जाती हैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर या सेशन के बीच में, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करके रहें और बैठे रहें और वो लेक्चर सुनते रहें। और मे भी ये इस लेक्चर में जो अपकमिंग जो मैम 4-5 स्लाइड्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कोई चीज़ एंड में पूछी जाए, तो ये ख्याल किया करें। ये लोग जो नहीं ख्याल करें वो खुद अपने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, फोकस ग्रुप, चैट, प्रोटोटाइपिंग, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके आप टास्क को कैप्चर कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो है ये क्वेश्चंस हैं, और इनके एंटरटेन करते हैं। जब आप इनके आप आंसर देना चाहते हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं एक प्रॉब्लम डोमेन को, तो टास्क एनालिसिस करने के लिए ये क्वेश्चंस है, ये आपको हेल्प आउट करेंगे टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक हु इज़ गोइंग टू यूज़ द सिस्टम, व्हाट टास्क दे आर बी परफॉर्मिंग एट दिस मोमेंट, क्या उनको डिजायर्ड है, कैसे वो करना चाहते हैं परफॉर्म, कैसे वो लर्न करना चाहते हैं, उनको वो चीज़ करने भी आएगी आगे जाके, इनका लेवल क्या है एट दिस मोमेंट। जो भी यूज़र है, नॉविस है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, ये वो पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बिटवीन यूज़र डेटा क्या है, टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों के जो क्वेश्चंस हैं, ये जब आप इसके आंसर तलाश कर रहे होते हैं, तो आपको टास्क आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट होती है। व्हाट टास्क लुक लाइक, ये टास्क के बारे में थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डेफिनेटली हमें सिर्फ ये नहीं आइडेंटिफाई करना होता, मैंने यूएमएल में भी आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्ट नेशनल डिज़ाइन कोर्स में, कि आप सिर्फ सिस्टम कहते हैं जी हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमारा एक मॉड्यूल है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट। भाई टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन और कंप्लीट जॉब, और हाउ टू व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट,
who is going to use that task, who is authorized, वो सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपको रिक्वायरमेंट या डिटेल नहीं पता होगी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन या उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो आगे जाके जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। आप अगर आप सिर्फ ये कहीं ऐड करता है, सर्च करता है अपडेट, तभी जो आपके वैल्यूएटर्स हैं जब आपसे P1 की वैल्यूएशन लेते हैं, जब आप करते हैं जी ऐड है, सर्च है, अपडेट है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते। उन फीचर्स के अलावा कोई और सिस्टम में कोई ख़ास अपना कोई एल्गोरिदम हो, कोई ख़ास इसमें कोई न्यू फीचर हो, वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं करते, ना बताते हैं। तो तभी टीचर वो जो खाइफ होते हैं, यार आपके सिस्टम में ऐड सर्च अपडेट है, ऐड सर्च अपडेट है, और क्या चीज़ है, और क्या ऐसा कोई ख़ास फीचर है या ख़ास आपने कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, कोई ख़ास एल्गोरिदम है जो आज तक किसी ने नहीं किया, ख़ास कोई, तो वो अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ख़ास फीचर या ख़ास मॉड्यूल या ख़ास ऑप्शन बताने। फिर टास्क के बारे में वही इनपुट कहाँ, क्या इनपुट है, आउटपुट क्या है, किस तरह सेव होगी, कौन से यूज़र हैं, एक्सपर्टीज़ लेवल की, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आप नोट डाउन करते हैं। और ये जब आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी कर रहे हैं तो ये चीज़ करनी होती है कि टास्क क्या है, सिर्फ इस पे, सिर्फ टास्क पे ध्यान नहीं देना। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टास्क सेंटर यूजर इंटरफेस डिज़ाइन एक अप्रोच है, TCUID, टास्क सेंटर, विच फोकस ओनली ऑन द टास्क। ये सिर्फ टास्क को फोकस करती है, फंक्शनैलिटी को फोकस करती है। तो हमें फंक्शनैलिटी से हट के ये भी देखना है कि यूज़र कौन है, उसका एनालिसिस करना है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी ख्वाहिशात क्या है, वो किस तरह चाहता है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उसका एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है, उसको टास्क के बारे में कितनी फेमिलियर है, उसको इंटरफेस के बारे में कितनी फेमिलियर। देखिए मैंने 7-8 क्वेश्चन किए, इस पर एक भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, इस पर एक भी प्रोजेक्ट करते हुए सोचता तक नहीं है, सिर्फ ये देखता है कि ऐड होगा, सर्च होगा, अपडेट होगा, हम लॉगिन करेंगे, ये करेंगे, ऐड करेंगे, पेपर करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। और भाई वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह, उनके माइंड में कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है। अभी आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, क्योंकि डिज़ाइन से रिलेटेड ही चैप्टर है, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल को आप होता क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो भी बड़े डिटेल और तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि टास्क के रिलेटेड सिर्फ टास्क को ही नहीं देखना कि वो फंक्शनैलिटी क्या है, कौन सेव है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस कौन से यूज़र हैं, उनका लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट ऑन दैट टास्क क्या है, उसकी एक्सपर्टीज लेवल क्या है, उसके माइंड में कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है कि टास्क सिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करना चाहता है यूज़र, कैसे सिस्टम। तो ये सारे सवालों के जवाब देने और इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही बातें आपको बताई जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र्स लाजमी नहीं है कि सही हो, वो आपको कोडिंग टूल के बारे में नहीं बता सकता, वो आपने खुद फैसला करना है। हाँ, अगर आपको क्लाइंट कहे कि जी मुझे इस तरह की एप्लीकेशन इसमें चाहिए, ये प्रोजेक्ट जो है, तो वो फिर आपको उसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं जी मुझे .NET में प्रोडक्ट चाहिए, मुझे रिपोर्ट्स जो है क्रिस्टल रिपोर्ट्स में चाहिए, आप कह नहीं जी मैं फॉर्म व्यूअर में दिखाऊंगा, मैं ग्रिड में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जिस तरह फिर क्लाइंट आपको कहता है फिर आपको उस तरह माननी पड़ती है। तो आपने हर वक्त जो है यूजर की बात भी हर वक्त नहीं माननी। वो कहते हैं ना बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि यूजर इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, तो बैलेंस करके चीज़ें चलनी चाहिए। आप कभी उनकी बात मानते हैं, कभी अपनी बात मनवाते हैं, तो हमेशा सिस्टम को ब्लेम करें, यूजर्स को ब्लेम ना करें। मैंने हमेशा एक स्टेटमेंट बताई थी, नॉट ब्लेमिंग द सिस्टम, नॉट ब्लेमिंग द यूजर, जस्ट ब्लेम द सिस्टम। इट मीन्स कि आप यूजर को जब ब्लेम करेंगे, यूजर को डिस्करेज करेंगे, यूजर को डिमोटिवेट करेंगे, या यूजर जिसने यूज करना है उसकी कोई सजेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा भाई मेरी बात मानी नहीं, मेरी सजेशन मानी नहीं, मैं इस तरह कहता, मुझे इस तरह सिस्टम डिजाइन करके दो, वो इस तरह दिखाओ, वो चीज़ कर नहीं रहा है, वो बॉस को कहेगा इसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट ना करो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट क्लास, जो स्ट्रेंथ है अभी सिर्फ 13 स्टूडेंट है, तो ठीक है, मेरे पास और भी बड़े टैक्टिक्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे जो लोग नहीं आ रहे। आप याद रखें कि आपकी 25 की स्ट्रेंथ है, 25 में से सिर्फ 12 लोग या 13 लोग आ रहे हैं। ठीक है, और ये पिछले 1-2 लेक्चर से ऐसे ही हो रहा है। तो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दें सब लोगों को कि ये हाल सही नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपने डिज़ाइन करना है, यानी टास्क आ गई, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन को आप फॉर्मली आप प्रॉपरली नोट करते हैं, जिस तरह हम
यूज केसेस बनाते हैं, तो इसी तरह आपने टास्क को डिस्क्राइब करना होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल नोट करनी होती है। अगर लेट्स से हम HCI की बात करें, वही उसी तरह वही स्टेप्स होते हैं, मगर इसका पैटर्न कुछ हो रहा है। उस तरह यूज केस में लिखते हैं कि यूज केस ये है, एक्टर ये है, ये स्टेप करेगा, ये सक्सेस सिनेरियो है, ये कंडीशन है। इसी तरह यहाँ पर जो टास्क है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नोट होती है, यूजर कौन कौन से हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या लेवल है, क्या डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें। ठीक है, अब ये एक टर्म आ जाती है प्रॉब्लम स्पेस टू डिजाइन स्पेस, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, और आगे देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, कंसेप्चुअल मॉडल जो हम बार बार कहते हैं कि यूजर का कंसेप्चुअल मॉडल क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्चुअल मॉडल, अगर आपको याद हो कि अच्छी किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कुछ हमने फैक्टर्स स्टडी किए थे। विजुअल अफोर्डेंस था, नेचुरल मैपिंग था, विजिबल कंस्ट्रेंट्स था, कंसेप्चुअल मॉडल था और फीडबैक था। तो कंसेप्चुअल मॉडल भी वहाँ पर टर्म हुई थी। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आएगी, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी कि क्या मतलब होता है कंसेप्चुअल मॉडल को। वी विल सी इन जस्ट कमिंग स्लाइड। तो प्रॉब्लम स्पेस टू डिजाइन स्पेस का मतलब क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमने प्रॉब्लम सिनेरियो एक आपको लेट से बताया कि आपने ये करना है। अब आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए, डोमेन को अंडरस्टैंड करते हुए, अब आपने उसके मुताबिक डिजाइन क्रिएट करना है। यानी प्रॉब्लम स्पेस तो आपने टैकल कर ली, यानी प्रॉब्लम स्पेस पे आपने ढूंढ लिया कि यूजर क्या क्या है, टास्क क्या क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर ली। फिर जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं, यानी कंसेप्चुअल मॉडल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, तो फिर आप ये भी सोचते हैं और नोट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कुछ सवाल भी पूछे थे कि इस तरह का अगर सिनेरियो हो तो कौन सा इंटरफेस चूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर आपने चेक्स को, सिग्नेचर को वेरीफाई करना हो, एक आपके पास कौन सी ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसमें चेक डालें, सिस्टम कैसा होगा, तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस स्टाइल चूज होगा, वो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल होगा। नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड ही ऐसे करता है कि यूजर की रिटन या इनपुट वॉइस फॉर्मेट में, या कोई रिटन चीज लिखी हुई है, कोई टेक्सचुअल है, कोई इमेज है, कोई चीज है, तो उस पे बेस पे करता है। जिस तरह अगर कोड का कोई कॉन्सेप्ट है, QR कोड जिस तरह था, तो QR कोड जो स्कैन होता है वो डेफिनेटली नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशन होगी जो स्कैन करेगी उसको, ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट उसके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम में दिखाएगी। तो आपने डिजाइन करते वक्त ये भी सोचना है कि कौन सा इंटरफेस स्टाइल चूज करना है। हमने इंटरफेस स्टाइल पढ़ चुके हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेस स्टाइल्स है। आपने अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक, उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने इंटरफेस स्टाइल चूज करना है। फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर का मतलब है आपने इस पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या यूज करनी है। ठीक है, आप क्या डायलॉग बॉक्सेस यूज करेंगे। मेटाफोर, यानी मेटाफोर का मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप किसी सिस्टम फंक्शनैलिटी को किसी सिंबल, साइंस और किसी आइकन या इमेज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिस्टम की फंक्शनैलिटी, तो क्या मेटाफोर यूज करेंगे। और ये सारी चीजें आप फैसला करते हैं, नोट डाउन करते हो, फिर आगे लेके चल रहे होते हैं। तो ये आपको हेल्प आउट करती है एक कंसेप्चुअल मॉडल को डिजाइन करने के लिए। अब कंसेप्चुअल मॉडल को डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करता हूँ जो स्लाइड्स में नजर आ रही होगी। पहले जरा देसी जुबान में, देसी एग्जाम्पल में कंसेप्चुअल मॉडल को समझ लेते हैं कि क्या मतलब है, और कंसेप्चुअल मॉडल डिजाइन करते हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज हो, उसका कंसेप्चुअल मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं। कंसेप्चुअल मॉडल मैंने आपको यही बताया कि किसी प्रोडक्ट के बारे में उसके यूजर के माइंड में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि एक एप्लीकेशन जब आप डिजाइन कर रहे हैं, अभी कोडिंग नहीं कर रहे भाई, डिजाइन इंटरफेस लेआउट्स की बात कर रहे हैं। आप लेआउट्स भी, स्केचेस और आइडियाज और प्रोटाइपिंग बेस्ड अप्रोच को यूज करेंगे। आगे प्रोटाइपिंग भी आ रही है। तो जो जब आप प्रोटाइप इंप्रूव करते हैं और प्रोटाइप फाइनल प्रोडक्ट की शेप दे रहा होता है, तो वो कंसेप्चुअल मॉडल जो है ना आपका एक कंप्लीट हो रहा होता है। तो आप कंसेप्चुअल मॉडल को कहते हैं कि यूजर के माइंड में क्या है, कि हाउ द यूजर विल इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो फीचर्स वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो उसके चॉइस के हैं, जो उसको क्लिक करते हैं, वो कैसे उन फीचर से इंटरेक्ट करेगा और सिस्टम आगे से उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये वही बात है कंसेप्चुअल मॉडल की, जो फुली ड्रेस यूज केस में जो एक मेन सक्सेस सिनेरियो का एक सेक्शन होता है कि यूजर उस यूज केस को, यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा और सिस्टम आगे से क्या रिस्पॉन्स करेगा। मगर वो यूजर के माइंड में, उसके तखय्युल में, उसकी सोच में जो डिजाइन है वो आपने पूछना है, वो आपने जांचना है, वो आपने नापना है, वो आपने उससे एक्सट्रैक्ट करके निकलवाना है।
आप अपने तरीके से डिज़ाइन लेआउट कर देंगे, वो अच्छा भी हो सकता है और वो उसको नापसंद आए, उसमें चेंजिंग करे, वो आपको डबल फटीग पड़ जाएगी। तो यूज़र क्या सोच रहा है उसका, उसके लेआउट के बारे में, तो यही कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि स्लाइड्स में कि क्या कॉन्सेप्चुअल मॉडल, नीड टू फर्स्ट थिंक अबाउट द सिस्टम विल अपीयर टू द यूज़र, हाउ दे विल अंडरस्टैंड इट। ये उसने एक दो लाइनों में डेफिनेशन तो नहीं, मगर उसका एक कोर समझा दिया है कि यूज़र के माइंड में वो क्या सोच रहा है, कि यूज़र क्या सोच रहा है सिस्टम के बारे में, वो कैसे लुक लाइक होगा, उसके कैसे फीचर्स होंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, कैसे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, कैसे वो फीचर को एक्सेस करेगा, कैसे नेविगेशन होगी, कहाँ कंट्रोल होंगे, और कैसे वो सिस्टम उसको आगे रिस्पॉन्स देगा। तो यूज़र के माइंड में जो सोच है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, और वो आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल को अप्लाई करना होता है अपने माइंड से, नहीं यूजर के माइंड में। तो ये इसकी पेट डेफिनेशन है, द प्रपोज सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट व्हाट इट शुड डू, बिहेव एंड लुक लाइक, दैट इट विल अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स इन द मैनर इंटेंडेड। ये एक इसकी बड़ी एक जामे डेफिनेशन है, और वो यही कह रहा है प्रपोज सिस्टम। वो बताना चाह रहा है कि जो आपने अभी सॉफ्टवेयर अभी बनाना है, अभी बनाया नहीं, जो आपने लेआउट्स बनाने हैं, जो फ्यूचर में वो चीज एप्लीकेशन डेवलप आस्ता आस्ता आप लोग कर रहे हैं, उसमें जो भी फीचर हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो भी उसमें ऑप्शंस हैं, वो यूजर्स को किस तरह नजर आएंगी, वो यूजर उसको कैसे उससे इंटरेक्ट होगा, वो यूजर उससे उसकी लुक एंड फील से कैसे, मैंने लुक एंड फील भी समझाया था, जो लुक एंड फील ऑफ एन इंटरफेस, उसके विजिट्स ऑफ एन इंटरफेस आ जाता है। लुक एंड फील यानी लुक एंड फील में आपकी अपीयरेंस आ जाती है और उसका बिहेवियर आ जाता है। जो भी चीज आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप उसके फीचर्स दिखा रहे हैं, आप उसमें इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जी काइंडली अपने माइक्स को डिसेबल करें जिनके माइक्स ऑन है। और मैं यकीन करें सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे से कंसेक्टिव काम कर रहा हूँ। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया और अभी 4 बजे, कितने घंटे हो गए? 7 आवर्स। आई एम वर्किंग फ्रॉम 7 आवर्स कंसेक्टिवली, ठीक है। सिर्फ लेक्चर नहीं, उसके अंदर एलएमएस के अंदर एक्टिविटीज और सारी चीजें और सेटिंग और लिंक्स और असाइनमेंट टास्क क्विज़ेस सेट कर रहा है, ये सारी चीजें मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा 4:45 लेक्चर खत्म होगा, देन आई विल हैव माय लंच। तो काम, प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है। यही स्टूडेंट्स को एहसास होना चाहिए। सिर्फ लेक्चर नहीं लेना, आपने रेगुलर बैठना है, उसको सुनना है, क्विजेस है, असाइनमेंट्स हैं, पार्टिसिपेशन है, एफर्ट है। आपके लिए यही भाई 1-2 सेमेस्टर रह गए, आप जान मारेंगे, सीखेंगे, एफर्ट करेंगे, ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे, तो इंडस्ट्री में कुछ ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सीखने की बात होती है। जब टीचर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, वो सिर्फ बताने के लिए करता है कि भाई हम लोग भी जान मार रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, इसलिए ख्याल करें। तो यही कॉन्सेप्चुअल मॉडल बता रहा है कि यूजर के माइंड में उसकी लुक एंड फील यानी अपीयरेंस, जिस तरह आप दिखाना चाह रहे हैं और किस तरह दिखाना चाह रहे हैं, यूजर के माइंड में यूजर दिखा रहे हैं या अपने पॉइंट से, तो उसकी बिहेवियर, उसका फिर रिस्पॉन्स कैसे होगा कि ऐसे होगा और मैं जब ऐसे करूंगा तो ऐसे दिखाएगा। आप अपने तौर पे दिखाएं और आप अपने तौर पे उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएं और बाद में यूजर के नहीं भाई ये लेआउट चेंज करो, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोडिंग चेंज करना और उसके लेआउट भी चेंज करना समझ आ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत डिज़ाइन के वक्त थी, लेआउट्स के वक्त थी, जब आप रफ वर्किंग करते हैं, स्केचिंग पेपर बेस्ड आप प्रोटोटाइपिंग या डिज़ाइन को बनाते हैं, तो उस वक्त आप टीम के साथ भी डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं, अपने यूजर्स के साथ भी जिनके लिए बना रहे हैं उनके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत बेनिफिशियल है। हाउ टू मेक अ कंसेप्चुअल मॉडल? सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंसेप्चुअल मॉडल कैसे बनाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आगे डिज़ाइन में कंसेप्चुअल मॉडल बनाया जाता है तो क्या करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द यूजर बी डूइंग व्हेन कैरिंग आउट देयर टास्क, ये क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप नोट करेंगे कि जब यूजर टास्क कर रहे होंगे कैसे करेंगे और कैसे वो टास्क परफॉर्म करेंगे। हाउ विल बी द सिस्टम सपोर्ट दीज, इसका मतलब है कि जब वो यूजर टास्क परफॉर्म करेंगे तो सिस्टम उनको कैसे रिस्पॉन्स दिखाएगा, लेआउट्स में, इंफॉर्मेशन में। व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेस मेटाफोर will be appropriate इंटरफेस। नीचे व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन स्टाइल, इंटरेक्शन स्टाइल का मतलब है इंटरफेस लेआउट कौन सा यूज करेंगे। इंटरफेस मेटाफोर का मतलब है कि कंट्रोलिंग डिवाइसेस क्या होंगे, इनपुट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे करेंगे, क्या टच बेस्ड होगा, क्या विजुअल मेटाफोर है, क्या ऑडियो मेटाफोर है। तो किस तरह के आप किसी इंफॉर्मेशन को मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन से आप प्रेजेंट कर रहे हो, कंट्रोलिंग डिवाइसेस क्या होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप नोट डाउन करते हैं, आंसर करते हैं, तो ये आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि
कॉन्सेप्चुअल कुछ थोड़ी सी एग्जांपल ये आपके सामने आ रही है कि अगर किसी तरह की आपके पास ऑप्शन हो तो उसको कैसे कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ हो जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल आप वॉइस बेस्ड कोई कमांड देते हैं। मैं इससे हट के कोई एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने स्मार्टफोन है, इसमें वॉइस मोड अगर आप इनेबल करते हैं तो सबसे पहले जो जिसने ये डेफिनेटली स्मार्टफोन बनाया हुआ, उसने जिसने ये उसके अंदर प्रोग्राम्स बिल्ट इन दिए हुए हैं, उसने सारी फिर पहले वो ट्रेनिंग लेता है वॉइस मोड की, और उसमें नॉइज और ये डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो फिर वो उसको कैप्चर नहीं करता। तो वॉइस मोड में, या आप इसको रिटन इंस्ट्रक्शन बेस्ड कीबोर्ड से दे रहे हैं या किसी की से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो या मेन्यू से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो उसकी बेस्ड ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह गूगल में वो गूगल असिस्टेंट आजकल आप देख रहे हैं वो आ गया है, कि अगर आपके पास वो है और वॉइस में आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसके उसके अगेंस्ट उसको रिस्पांस और वो प्रोसेस करके दे रहा होता है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े उसके एड्स और लतीफ़े भी बनते जा रहे हैं, और बड़ी मज़े की उस पर एड्स भी बन रही है, बड़े मज़े के उसमें वो मीम्स और जोक्स भी बन रहे हैं। तो कुछ ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कन्वर्सेशन बेस्ड हैं, और कुछ ऐसे जो मैनिपुलेटिंग और नेविगेटिंग है, यानी आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस स्टाइल। फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि वर्चुअल कोई टूर बना रहे हैं, या ग्राफिकल कोई किसी बिल्डिंग के लिए, किसी जू के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए उसका एक, या किसी सोसाइटी के लिए, जिस तरह ये बिल्डर्स बनाते हैं, इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप देखते रहते हैं एड्स आ रही होती हैं नई सोसाइटीज़ के। तो उसमें जो यूज़र जो है वो नेविगेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, या वर्चुअल टूर खुद से करना चाह रहा है, तो उस तरह की बेस्ड डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं। कुछ एक्सप्लोरिंग और ब्राउजिंग बेस्ड होती हैं, जिस पर आप एक्सप्लोर करते हैं, जिस तरह विंडोज़ एक्सप्लोरर है, और सर्च कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क या उस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसने बताया है कि जनाब डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज़ गुड फॉर डूइंग टाइप्स लाइक डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, साइजिंग विंडोज़। यही मैं बता रहा था कि जब आपने खुद से किसी डायरेक्ट मैनिपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसे थे कि आप यूज़र इन कंट्रोल हो, डेवलपर नहीं। मैंने पूछा था कि यूज़र जब कंट्रोल हो, जब यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ करो तो वो कमांड फील करे, वो अथॉरिटी ऑथराइजेशन फील करे, उसके ही कंट्रोल कमांड में हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह पेंट की एप्लीकेशन है, जिस तरह ग्राफिक्स की, मल्टीमीडिया की कोई एप्लीकेशन, आप देखेंगे वो विंडो को रीसाइज कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, हर तरह की कोई चीज़ कर सकता है। वो तो डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को करना चाहिए वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसको अनडू कर सकता है, उसके प्रीवियस स्टेज पे जा सकता है। तो वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन, इस तरह की डायरेक्ट मैनिपुलेशन, ये बताया जा रहा है कि कौन से इंटरफेस स्टाइल किस तरह की एप्लीकेशन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इशू इंस्ट्रक्शन करनी है, या वॉइस बेस्ड कमांड देनी है, स्पेल चेकिंग करनी है, फाइल मैनेजमेंट करनी है, या आप गूगल असिस्टेंट की बात करें, या आपके स्मार्टफोन्स में जो वॉइस बेस्ड आपकी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो टैकल कर रही है, तो उसके लिए इस तरह की एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसमें इशूइंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है ना, वो बेटर हो सकती है, या जिसमें बार बार आपने वो रिपीटेटिव टास्क करवानी हो। हैविंग अ कन्वर्सेशन बेस्ड फॉर डिसेबल्ड यूजर। फॉर एग्जांपल जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी उनके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं सोचता, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाता। डिसेबल्ड लोग हैं जो माजूर है, तो वो कन्वर्सेशन बेस्ड उनके लिए एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। और मैंने शायद आइडिया अभी तो नहीं दिया, मगर पहले शायद शेयर किया था। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ पर एज ए जज बन के। तो रिफा यूनिवर्सिटी की बायो इन्फॉर्मेटिक्स की कुछ स्टूडेंट्स थी, और वहाँ पर उन्होंने डिसेबल लोगों के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ की थी, और अडीनो में प्रोग्रामिंग करके एक डिसेबल लोगों के लिए जो जेस्चर्स हैं, हाथों के जो जेस्चर हैं, डिसेबल लोग जो माजूर होते हैं, जो डेफ होते हैं, जो सिर्फ देख सकते हैं, तो वो उनकी एक साइन लैंग्वेज होती है। तो वो हाथों के इशारों से, थंब उंगलियों को इस तरह करके उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दूसरा उसको समझ सकता है। ठीक है, जिस तरह आप बोलते आज देखते होंगे प्रोग्राम के, जब एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती है, तो वो कुछ ऐसे विजुअल भी, ऐसी स्क्रीन भी शेयर कर रहे होते हैं कि जो स्पेशल लोग हैं उनको भी समझ आ सके कि क्या तकरीर हो रही है। तो इस तरह की एप्लीकेशन उनके लिए बनाई जा सकती है, जिसमें आप कन्वर्सेशन यानी नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फॉर डिसेबल्ड। अब उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनके हाथ में वो
सेंसर्स लगे हुए थे जो 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 पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप एक्सप्रेशन देते हैं तो वो उसको सेंसर्स के थ्रू वो उस जेस्चर को उसको कैप्चर करता है और उस कैप्चर को वो कन्वर्ट करते थे आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करके कि इसका मतलब क्या है, और उसका मतलब जो है वो साउंड में भी डिस्प्ले हो सकता है और लिख के भी डिस्प्ले हो सकता है। तो वो एक साइन फॉर डिसेबल्ड पर्सन जो है उनके इस्तेमाल के भी डिफरेंट और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जो लिख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, वो वॉइस बेस्ड कमांड दें और वो एप्लीकेशन उसको इंटरप्रेट करे और इंटरेक्ट करे और उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड दे। तो डिसेबल्ड लोगों के लिए भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, वो टेलीफोनिक बेस्ड या फ़ोन सर्विसेज बेस्ड या वॉइस बेस्ड कमांड्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो डिसेबल्ड लोग लिख नहीं सकते तो वो डेफिनेटली वॉइस से जो भी कंटेंट या डाटा बोलेंगे और जो एप्लीकेशन है उसको जिस तरह वॉइस बेस में राइटिंग अब आ गई है कि आपको लिखने की अब जरूरत नहीं, अगर आप उसको वॉइस में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिखता जाएगा, जो वॉइस इनेबल्ड बेस एडिटर है। और अगर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको अगर आप खुद पर मैनुअल पढ़ना नहीं चाहते, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और वॉइस की एक कमांड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्रीफ करता रहेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये लोगों को नहीं पता है ना, वो यूज़ करते हैं जिस तरह पेपर पढ़ने के लिए, आर्टिकल पढ़ने के लिए। अब वो इतना टाइम नहीं कि आप उसको खुद पढ़ें, क्योंकि जो अगर आपकी सुनने की स्लाइड अच्छी है तो आप उसको सेलेक्ट करके वॉइस की मोबाइल में भी और सिस्टम में भी कमांड है वो कर दे तो ऑटोमेटिकली वो जिस लैंग्वेज जिस टून में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस स्टाइल्स के लिए, डिसेबल पर्सन्स के लिए और ये सारी चीज़ें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेप्चुअल मॉडल हाइब्रिड तौर का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी थी जब मैं आपको फॉर्म फिल इंटरफेस स्टाइल पढ़ा रहा था, तो आप अगर एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन का एक डेफिनेटली यूजर की रजिस्ट्रेशन है, वो कोर्स की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो टीचर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें फॉर्म फिल इन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अप्लाई करेंगे। और अगर उसके साथ साथ मेन्यू बेस्ड भी अगर आप डेफिनेटली मेन्यू बेस्ड सपोर्ट कर रहे हैं तो मेन्यू के साथ वो मिक्स होकर डिफरेंट हाइब्रिड इंटरफेस स्टाइल्स वो यूज करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर लेक्चर का टाइम अब तकरीबन खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह 5 मिनट के वक्फे के साथ हम यहीं से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। और आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन में प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक्स और डिज़ाइन को थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आप ये देखें कि यहाँ पर ये विजुअल भी डिज़ाइन के लेआउट्स भी आना शुरू हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ें देखेंगे ये डिज़ाइन क्या है और ये किस तरह आप आगे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं, या जो लेक्चर जनरेट करें वो पॉज कर लेते हैं और 4:15 बजे हम दोबारा 5 मिनट के वक्फे के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। वो मैंने सेकंड पार्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और मीनवाइल जो मैं अपनी कुछ एक्टिविटीज़ वो जनरेट कर देता हूँ और आपके साथ भी वो शेयर कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर एंड करते हैं और विद 5 मिनट्स इस लेक्चर को, ये कुछ स्लाइड्स रह गई, इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह एंड करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो है और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है कि डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या है, जब एक अच्छा आप डिज़ाइन करते हैं उसके कोई लेआउट्स या बनाने के लिए उसके